हेलो स्टूडेंट। आज मैं सहायक शिक्षक इसके सिलेबस के बारे में आपसे बात करूंगा। कल मैं सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इससे रिलेटेड एक वीडियो के माध्यम से कल मैं आपको बताया था। आज हम लोग सहायक शिक्षक के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं एक चीज यहां क्लियर कर देता हूं। सहायक शिक्षक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th, और 12th के साथ आपके पास होना चाहिए बीएड, और बीएड के साथ टेट, या तो सीजी टेट हो या तो सी टेट हो। इन दोनों में से कोई एक आपके पास मतलब ये क्वालिफाई होना चाहिए। आपके पास सी टेट हो या तो सीजी टेट हो, और इनमें भी से सीजी टेट या सी टेट में से पेपर वन आपके पास जो होना चाहिए वो है पेपर वन। पेपर फर्स्ट आपके पास होना चाहिए जो पहली से पांचवी तक का होता है। तो इतना आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। कल मैं सबसे डिस्कस किया हूं, कल का वीडियो देख लेना, उसमें डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपसे बात किया हूं। कुछ लोग का कमेंट आया है और उस कमेंट का भी रिप्लाई मैं धीरे से करूंगा। तो चलिए हम लोग आज का ये सिलेबस देख लेते हैं। इसमें जो पहला पोर्शन है वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये आपका सिलेबस का पहला टॉपिक है जो कि 30 अंक का है। और ये जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र है ना, ये अपने टेट की परीक्षा के लिए, जब आप टेट की तैयारी कर रहे होंगे तब आपने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसे सीडीपी बोलते हैं इंग्लिश में, तब आप इसको पढ़े होंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो पहले हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ही सिलेबस थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये है हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें इकाई एक जो है वो है बाल विकास का परिचय। ठीक, तो बाल विकास की जितने अवस्थाएं हैं, जैसे गर्भावस्था है, शैशवावस्था है, प्रारंभिक व उत्तर अवस्था है, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था है, और इन जो अवस्था है ना, इन जो स्टेजेस हैं, इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। आप इसे पढ़ोगे और जिन्होंने टेट निकाला है या जो टेट की एग्जाम के लिए पढ़े होंगे वो इस टॉपिक से फेमिलर होंगे। तो पहला हमारा इकाई ही है बाल विकास का परिचय। सेकंड इकाई है विकास के पहलू। इसमें बच्चों का विकास कैसे होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है इकाई 2 में। और जो इकाई 3 है वो है सीखना एवं संज्ञान का विकास। ये आपने बीएड के फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, सीखना, और सेकेंड ईयर में भी है, मतलब ये दोनों साल में आपने ये पढ़ा होगा। जीन पियाजे, ये जो फिलोसोफर हैं, इनकी जो फिलोसफी है ये भी आपको इस टॉपिक पे पढ़ना है। और उसके बाद जो चौथा इकाई है वो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं उनके बारे में आपको ये पढ़ना है। तो ये आपका हो गया सीडीपी बाल विकास, ये 30 मार्क्स का बनेगा क्वेश्चन। फिर आता है भाषा, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा 25 मार्क्स का है। ठीक है, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको 25 मार्क्स का। तो देखिए हिंदी में कुछ पोर्शन ग्रामर का है, जैसे इकाई 1 आपको प्योर ग्रामर है, इकाई 2 भी शब्द विचार है, ये भी ग्रामर है, इकाई 3 जो है शब्द रचना, ये भी व्याकरण ही है। इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, यहाँ संधि नहीं लिखा है, आप संधि लिख लेना, संधि से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर इकाई 4 पद एवं पदभेद है, इकाई 5 वाक्य परिचय है, इकाई 6 जो है रचना है, मुहावरे लोकोक्ति यहाँ से पूछे जाएंगे। लेकिन जो इकाई 7 है और इकाई 8 है, और शायद इकाई 9 भी, इकाई 9, ये जो 3 इकाई है 7, 8 और 9, इसे आपने बीएड में पेडागोजी के अंतर्गत पढ़ा होगा। तो मतलब ये नॉर्मल ग्रामर से भिन्न है। इकाई 7, इकाई 8 और इकाई 9, ये 3। ठीक है, हिंदी से ना एक जो इंग्लिश में अनसीन पैसेज आता था ना, उसी प्रकार का हिंदी में भी आएगा। मतलब आपको एक पैसेज दिया होगा और उस पैसेज से करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, जिसे अपठित गद्यांश बोलते थे ना हिंदी में, वही आएगा अपठित गद्यांश। तो उससे भी एक या दो गद्यांश आ जाएगा, और उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा,
अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अगर 8 क्वेश्चन तो 8 को अटेम्प्ट करना है, इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो 1 या 2 गद्यांश के लिए भी रेडी रहिए हिंदी से। और ये जो इकाई 7, 8 और ये 9 है, ये है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज हिंदी। इसे आपने बीएड में पढ़ा है, और नहीं भी पढ़ा है तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इजी ही आते हैं यहां से। फिर आता है अगला जो है भाषा अंग्रेजी, ये फिर से 25 मार्क्स का आएगा। हिंदी 25 का था और ये भी 25 मार्क्स का है। अब इसमें आने वाला है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है आपको एक पैसेज देगा और उस पैसेज से कुछ क्वेश्चन है, जिसमें से कॉम्प्रीहेंशन से 7 मार्क्स से क्वेश्चन है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है आपको उसको रीड करना है और उसके बीच से ही कोई क्वेश्चन पूछ देगा। जैसा एक पैरा दे दिया रामायण काल के बारे में, अब उसमें से कोई क्वेश्चन उठा देगा कि राम जी कहाँ जा रहे थे, तो इतना इजी नहीं होगा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट ही होगा। लेकिन मैं जस्ट एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, एक पैसेज में से, उस पैसेज में से आपको रीड करके आंसर ढूंढना है। फिर उसी पैसेज में से आपको ग्रामर के कुछ क्वेश्चन देंगे और उसी पैसेज में से वोकैबुलरी का मतलब होता है कि उसमें आपसे पूछ देगा, मीनिंग पूछ देगा, अपोजिट मीनिंग पूछ देगा, आर्टिकल पूछ देगा। ठीक है, इस तरह से वोकैबुलरी के क्वेश्चन हो सकते हैं वहां से। कोई मुहावरे का मतलब पूछ देगा वोकैबुलरी में। ठीक, फिर ये कितने का हो जाएगा, 7, 3, 10, 11, मतलब 15 मार्क्स का सीधा सीधा कॉम्प्रीहेंशन से आ रहा है। ठीक है, अब बच गया 10 मार्क्स। ये 10 मार्क्स से आ रहा है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी आपने बीएड में जो पढ़ा है, जो ये बीएड का प्योर टॉपिक है पेडागोजी। ठीक, तो ये हो गया 15 और 10 25 मार्क्स का। फिर आ रहा है गणित। गणित की प्रकृति पूछ रहा है, ये हो गया पेडागोजी का। गणित सीखना, सिखाना एवं आकलन, ये भी पेडागोजी ही है। मतलब इकाई 1 और इकाई 2 पेडागोजी हो गया। मतलब उसमें आपको कैलकुलेशन ना दिखा के मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों को सिखाना है। जो बच्चे कम जो वीक होते हैं, जिनको मैथ्स से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उनको मैथ्स आप कैसे सिखाओगे। ठीक है, उनकी सोच का विकास कैसे करोगे, ये इकाई 1 और इकाई 2 में होगा। इकाई 3 से जो चालू होगा वो होगा कैलकुलेशन, जैसे दशमलव प्रणाली आ गया। ठीक, संख्याएं हैं, भिन्न दशमलव। ठीक है, तो मतलब जो 5वीं तक का मैथ्स है ना, वो उसमें पूछेगा 5वीं तक का, लेकिन डिफिकल्टी लेवल क्लास 12th, मतलब जो नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल होती है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, उस डिफिकल्टी लेवल में रहेगा। ठीक है, जैसे अब आपको जो दिखाई दे रहा सिलेबस एक अच्छा 5वीं तक का है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, एकदम आसान, जोड़ना घटाना नहीं दे देगा आपको एग्जाम में। ठीक, तो साधारण ब्याज से आ रहा है, लाभ हानि से आ रहा है, अनुपात समानुपात, ये आपको देखना है। फिर उसके पर्यावरण अध्ययन है। अब देखिए मेरी बात आप ध्यान से थोड़ा समझना, आप टीचिंग एग्जाम देने जाने वाले हैं। ये जो एग्जाम है सहायक शिक्षक का है। तो सहायक शिक्षक में शिक्षक कैसे सोचता है, कैसे बच्चों को पढ़ाता है, उससे भी क्वेश्चन होगा, उसी को बोलते हैं पेडागोजी। ठीक है, अब जैसे गणित है, गणित से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, या 30 मार्क्स, एक बार देख लेते हैं गणित से कितना आ रहा है। ये गणित से 30 अंक आ रहा है। तो गणित से 30 अंक आ रहा है, इसका मतलब नहीं है कि 30 के 30 क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिंग पार्ट के होंगे, मतलब संक्रियाएं पर आधारित होंगे, ऐसा नहीं है। इस 30 अंक में से हो सकता है 20 अंक के क्वेश्चन हो जाए कैलकुलेशन वाले, और 10 अंक के क्वेश्चन हो सकते हैं पेडागोजी से, कि बच्चों को आप कैसे पढ़ाओगे, जिन्हें गणित में प्रॉब्लम हो रही है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो काफी ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन उनको वो जनरली मैथ्स में जाके फेल हो जाते हैं, या मैथ्स में फेल नहीं होते थे, या उनके मार्क्स कम आते हैं। तो उन बच्चों तक आप गणित को कैसे डिलीवर करोगे, पहुंचाओगे, इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, इसे ही पेडागोजी बोलते हैं। ठीक, सो आपको एक बात जो ध्यान रखना है वो ये है कि ये एग्जाम निकालने के लिए, सहायक शिक्षक आप बनने के लिए, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूं यहां पर। आप ये टॉपिक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, क्योंकि आपने टेट निकालने के लिए ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा, एक ये टॉपिक को अच्छे से करिए, ये गणित वाला टॉपिक अच्छे से करिए, पर्यावरण अध्ययन इस अच्छे से करिए। मतलब ये गणित और पर्यावरण टोटल 50 मार्क्स का है, 30 और 20 50। इस 50 में कोशिश करिए, इस 50 वाले में कोशिश करिए कि 40 तक तो आना ही चाहिए, मतलब 40 तक सही करना है आपको। फिर ये कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित सम इजी क्वेश्चन होंगे, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं जाएगा जो डायरेक्टली कंप्यूटर से होगा। तो इसमें से भी कोशिश करिए कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके सही हो जाए।
सामान्य ज्ञान की भी क्वेश्चन नॉर्मल ही होगा, इसमें भी कोशिश करिए 5 क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक। बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगा कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ये तो सिलेबस हो गया, सिलेबस के बाद आपको किस तरीके से इस एग्जाम को करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है। अब कल एक दो कमेंट मैं रीड किया था, कल के मेरे वीडियो में कुछ कमेंट आए थे, उस कमेंट में किसी ने पूछा है कि सर हमें अभी से पढ़ना है कि बाद में पढ़ना है। तो मैं आपको अभी बोल दूं, आप अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि हो सकता है अभी आगे आगामी चुनाव है, तो चुनाव के पहले ये नोटिफिकेशन आ जाए, तो या चुनाव के समय आ जाए। तो आप ऐसी कोशिश करिए कि अभी से इसको पढ़िए और इसके एक राउंड ये सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करिए, ठीक है। लैंग्वेज जैसे मैं अभी बोल रहा हूं कि आपको ये टॉपिक 1, 4, 5, 6 और 7 इनको काफी डिटेल में करना है, इनको काफी डिटेल में करना है। लेकिन लैंग्वेज जो है ना, हिंदी और अंग्रेजी, इसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी सीडीपी के मतलब पेडागोजी के क्वेश्चंस, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन जो 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे ना, वो आपको चारों के चारों आंसर सही लगेंगे। मैं एक दो एग्जांपल से समझाऊंगा इसको कि कैसे पेडागोजी के क्वेश्चन को आपको हल करना है, ठीक। तो जो ग्रामर वाले पोर्शन होंगे वो तो आपसे बनेंगे ही, अगर आप पढ़ते हो तो ग्रामर के क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो बनेगा ही। लेकिन पेडागोजी के क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज रहते हैं, स्टूडेंट जनरली वहीं जाके कंफ्यूज होते हैं कि पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो मैं उसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा कभी और। अभी आप कोशिश करिए, जो ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है ना, यहां से आप स्टार्ट करिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और इसको कोशिश करिए 10 से 15 दिन में फिनिश करने की, क्योंकि आपने ऑलरेडी टेट के समय इसको पढ़ा है। तो ऐसा नहीं कि आप एकदम अजनबी हैं इस टॉपिक से, आपने बीएड में 2 साल इसको पढ़ा है, उसके बाद आपने टेट के एग्जाम के समय बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को पढ़ा है, तो ये एकदम नया टॉपिक नहीं है आपके लिए। लेकिन इसे कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि ये 30 मार्क्स का है और इसके ऑप्शंस भी बड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसको आप अपना मैक्स टाइम दीजिए इसको, ठीक। और हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन तो ग्रामर पढ़ते रहिए, बाकी पेडागोजी कैसे सॉल्व करना है मैं सिखाऊंगा, सिमिलरली गणित की पेडागोजी कैसे सॉल्व करना है वो सिखाऊंगा मैं। अब लास्ट के जो हमारा सिलेबस बचा है वो देख लेते हैं। ये हो गया पर्यावरण। पर्यावरण में क्या है, स्वयं के पर्यावरण को समझना, फिर पर्यावरण के बारे में बच्चों को समझ, ये भी पेडागोजी से रिलेटेड हो गया। बच्चों को आप कैसे समझाओगे, बेसिकली इस एग्जाम में प्रश्न कैसे बनने वाला है कि बच्चों को आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे। पर्यावरण अध्ययन को क्यों पढ़ाए, इससे क्वेश्चन आएगा। फिर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधियां, और एक लास्ट है परिवार। इकाई 7 है अपने शरीर की देखभाल, इकाई 8 है पारिस्थितिक तंत्र। देखिए, ये पर्यावरण के सिलेबस को रीड करने से एक बात आपको समझ में आया होगा कि जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं, लाइक व्यापम में किसी पटवारी का एग्जाम हो गया, फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हो गया, सीजीपीएससी का एग्जाम हो गया, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, अगर उसमें पर्यावरण अध्ययन लिखा है तो सीधे पर्यावरण से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब हो गया कि पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा मैन मेड एनवायरमेंट है, इस तरह से प्रश्न बनेगा। लेकिन यहां पर आपको पर्यावरण को समझाना है बच्चों को, तो उससे रिलेटेड प्रश्न बनेगा कि बच्चों को आप पर्यावरण के बारे में कैसे समझा सकते हैं। तो 4 ऑप्शन उससे रिलेटेड हो जाएगा कि आप बोर्ड में ड्रॉ करके सिखा सकते हैं। दूसरा, आप बच्चों को आसपास गार्डन या आसपास जो आपके स्कूल के आसपास जो भी अवेलेबल है वहां घुमा के आप बच्चे को पर्यावरण के बारे में समझा सकते हैं। तो ऑप्शन इस तरह से होगा, समझ रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन एक नॉर्मल एग्जाम और एक टीचर के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा इसको। तो ये हो गया पर्यावरण। अब पर्यावरण के बाद आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर से आपको बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन, जो नॉर्मली सीजी व्यापम पूछता है उसी लेवल का होगा। और ये है सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान में आपको पॉलिटी डाल दिया है, हिस्ट्री डाल दिया है, इकोनॉमिक्स डाल दिया है। इकोनॉमिक्स के अलावा इसमें साइंस है और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी है, तो इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो जिन लोग टेट क्वालिफाई हैं
वो एग्जाम की तैयारी करना चालू कर दे, और जिन लोग टेट क्वालिफाई नहीं हैं वो भी इस एग्जाम की तैयारी करना चालू कर दीजिए अलोंग विथ योर टेट एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि हो सकता है टेट के एग्जाम पहले हो जाए और उसके बाद ये वैकेंसी आए, तो चांसेस है जिनके पास टेट टेट नहीं है, सीजी टेट या सी टेट नहीं है, जो क्वालिफाई नहीं है, वो भी इस एग्जाम की तैयारी करना चालू कर दीजिए साथ साथ टेट के साथ। और जिनका टेट क्लियर है या जो क्वालिफाइड है वो तो इस एग्जाम को पढ़ना अच्छे से चालू कर दो। कंपटीशन काफी टाइट रहने वाला है, मैं आपको पहले से बता दूं। 2019 में लास्ट एग्जाम हुआ है, 19 के बाद अब 5 साल बाद 2022-23 में ये एग्जाम होने की संभावना है। तो 5 साल में कितने लोग नए बच्चे होंगे जिन्होंने बीएड कंप्लीट किया होगा, ठीक? तो सोचो इतने लोग बीएड करते हैं हर साल, इतने हजारों बच्चे बीएड पास करके निकलते हैं, तो 5 साल में कई हजार हो गए, लाख संख्या पहुंच जाएगी। तो इतने लोगों से आपका कंपटीशन होने वाला है। जो एग्जाम हर साल होता है ना उसमें कंपटीशन कम होना चालू हो जाता है, लेकिन जो एग्जाम 5 साल में एक बार हो रहा है तो उसमें कंपटीशन जोरदार रहेगा। चलिए फिर हम लोग एक अगले वीडियो में मिलेंगे। ये सहायक शिक्षक जो है उसका सिलेबस था।